कि टाइगर एक साधु की तरह होता है और जब आप उसे देखते हैं तो आप कुछ सोच नहीं पाते, और ये सच है, मैंने कई बार महसूस किया है। बाघ हमारे लिए एक सिंबल है, कल्चरल सिंबल है जी, शक्ति का सिंबल है, बिल्कुल। एडाप्टेशन का सिंबल है, रेजिलियंस का एक सिंबल है। सर, एक सवाल मेरा और है कि बहुत सारे लोग डरते हैं सुंदरबन जाने में कि मैनीटर, अभी मैंने पूछा था क्या वजह है वहाँ पे ज़्यादातर टाइगर मैनीटर हो जाते हैं? सुंदरबन का एक अनोखा चीज़ ये है कि इतना बड़ा क्षेत्र है और पानी का क्षेत्र है, तो ये एक बहुत यूनिक अनोखा हैबिटेट का कैरेक्टरिस्टिक है। बिल्कुल। वैसे जगह पे टाइगर कहाँ से निकल के आएगा नहीं पता, ये आपको नहीं पता। बाघ अगर चाहे तो बाजू का जो मड फ्लैट है वहाँ से अचानक उछल के आपके बोट पे भी आ सकता है। बाप रे। और ऐसे सिचुएशंस होता रहता है। टाइगर बचा लेने से टाइगर नहीं बचेंगे। जंगल का जो हिसाब किताब है वो हमें सही करना पड़ेगा। सेव द जंगल नहीं लगता कि हमारा एक नारा होना चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग जो दो पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं वो कंपेरेबल नहीं है। बिल्कुल, हम लोग सिर्फ लगभग 3600 बाघों की बात कर रहे हैं और देश में इंसान है लगभग 1.46 बिलियन, 140 करोड़ की। बिल्कुल। एम्बुश प्रेडेटर वाला जो बिहेवियर है, छुप के वार करने का जो कैरेक्टर है, मेरे ख्याल से वो एक बहुत अहम स्वभाव है जी। टाइगर का। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। मैं दावे से कह सकता हूँ कि जितनी बार भी मैंने टाइगर को देखा है मुझे सारे टाइगर याद आते हैं। टाइगर जब दिखता है तो आपकी आंखों में इतनी चमक आ जाती है जितनी टाइगर की आंखों में नहीं होती कई बार। और बाद में कभी भी आप सोचेंगे जंगल में आपने टाइगर को देखा था, वो सारे लम्हे आपके सामने आ जाते हैं। कॉर्बेट लिखते थे कि टाइगर एक साधु की तरह होता है और जब आप उसे देखते हैं तो आप कुछ सोच नहीं पाते, और ये सच है, मैंने कई बार महसूस किया है। और मतलब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों इतना टाइगर टाइगर कर रहा हूँ। इसकी वजह है 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे होता है और इस खास दिन को ख़ास बनाने के लिए हमारे साथ एक ख़ास मेहमान अभिषेक घोषाल साहब आ चुके हैं हमारे साथ, जो पिछली बार भी आप आए थे। सर, आपने सुंदरबन के टाइगर के बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। आप साहब WTI में एक अहम भूमिका निभाते हैं और सर आज आप यहाँ बैठे हैं तो सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि पहली टाइगर साइटिंग कहाँ हुई थी और आपके क्या एक्सपीरियंस थे? मेरा सबसे पहला टाइगर साइटिंग हुआ था बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 2009 साल में। हमारे कॉलेज के तरफ से, मैं एंड्रूज कॉलेज में पढ़ता था कलकत्ता में, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर। वहाँ से हम लोग एक्सकर्शन के लिए गए हुए थे बांधवगढ़, और वहाँ हमें सफारी लेते हुए हम लोगों को सबसे पहली बार मेरे ज़िंदगी में एक टाइग्रेस का साइटिंग हुआ था। एक गुफा के सामने चुपचाप से बैठी हुई थी और काफ़ी दूर से देखा था। तो वो मेरी ज़िंदगी का पहला साइटिंग आपको याद है? बिल्कुल याद है। टाइगर होता ही ऐसा है। बिल्कुल। टाइगर के बारे में बात करें सर, उसकी टाइगर में बहुत सारी खूबियाँ हैं। कोई एक खूबी जो आपको लगता है कि वो टाइगर को बिल्कुल हर किसी से अलग कर देता है? टाइगर का जो एम्बुश प्रेडेटर वाला जो बिहेवियर है, छुप के वार करने का जो कैरेक्टर है, मेरे ख्याल से वो एक बहुत अहम स्वभाव है जी। टाइगर का। इतना बड़ा होते हुए भी कद में जंगल में पेड़ पौधों के साथ इस तरह से मिल घुल जाता है, वो एक कमाल का मेरे ख्याल से कैरेक्टर है टाइगर का। और बिल्कुल आपके बाजू में होते हुए भी आपको शायद पता ना लगे कि आपके बाजू में टाइगर है। तो ये जो कैमोफ्लेज का जो इनका एडाप्टेशन है, एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन है, ये सबसे ज़्यादा मुझे ताज्जुब करता है। एक और पहलू है सुंदरबन्स का बाघ खास करके जी, नदियों में तैरना। ओह वाह। और जो इनका जनरल जो खाद्य होता है, जैसे हिरन हो गया, सांबर, चीतल, इसके अलावा वहाँ पर खास करके टाइगर जो है वो क्रैब, केकड़े वगैरह खाने, ये भी खाना सीख गया है, या मछली जी। तो ये उदाहरण बिल्कुल अनोखा है। तो टाइगर का फिर से वही एडाप्टेशन जो है, डाइट को अपने इलाके के हिसाब से एडजस्ट करना, अडाप्ट करना, ये जो ताकत है या काबिलियत है, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
पिछली बार जब आपने बताया था कि टाइगर केकड़े खाते हैं सुंदरबन के, मछली खाते हैं, मैंने देखा नहीं है कभी खाते हुए, बट सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसा कि आपने कहा कि टाइगर इतना समझदार कहें, चालाक कहें होता है कि वो अपने डाइट पैटर्न को भी चेंज कर लेता है माहौल के हिसाब जी। से। अब ये समझना पड़ेगा कि केकड़ा या मछली जो है वो शायद उनका डाइट का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है, लेकिन कभी कभार स्नैक्स सेकेंडरी, हाँ, सेकेंडरी डाइट के हिसाब से कंज्यूम कर लेता है। सर 2006 में अपने पास 1411 टाइगर थे और 2022 के सेंसस हिसाब से बात करो तो अपने पास 3682 टाइगर है। टाइगर बढ़े हैं, सेव द टाइगर के नारे लगे और बहुत सारी कंपनियाँ आई, NGOs आए, आप जैसे लोग तो थे ही। इन्होंने बहुत मशक्क़त करी, मेहनत करी और टाइगर आज बढ़ गए हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि टाइगर बचा लेने से टाइगर नहीं बचेंगे। जंगल का जो हिसाब किताब है वो हमें सही करना पड़ेगा। सेव द जंगल नहीं लगता कि हमारा एक नारा होना चाहिए। बिल्कुल, और वो है भी। बाघ को बचाना या बाघ का संरक्षण करना, बाघ का हैबिटेट जो है उसे संरक्षण करना, जैसे हमारे देश का, जनता का, हम सब का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी तरह से जंगल का भी संरक्षण करना, जंगल के इलाकों को बचाए रखना, और जंगल का जो काम है जैसे बादल, पानी का संरक्षण, मिट्टी का संरक्षण, ये सब चीज़ें जो है वो हम लोग धीरे धीरे खो बैठेंगे अगर हमारे पास जंगल नहीं बचेगा तो, और बाघ अगर नहीं बचेगा तो जंगल भी नहीं बचेगा। बिल्कुल सर, WTI तो इतने सारे काम मतलब प्रोजेक्ट पे काम करते रहते हैं। हर जंगल में आपका एक प्रेजेंस रहता है, समय समय पे आप काम करते रहते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी, अभी भी उसी के तहत सारे काम चल रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता इसमें कुछ और बदलाव करने की ज़रूरत है, जहाँ पे हम न सिर्फ टाइगर, न सिर्फ किसी ऐसी स्पीसीज़ को बचाएं, बल्कि जंगल को लेकर के देखिए आजकल हर जंगल में हर महीने कुछ न कुछ हादसे हो रहे हैं। रणथंभौर रिसेंटली आप देखिए, कुछ लोग कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है, और आप तो इसके एक्सपर्ट भी हैं बाय द वे, और यही हाल आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में भी है। हर जगह टाइगर हमें दिख रहे हैं। अब ऐसे दिख रहे हैं कि जहाँ पे उनके बीच में इंसानों के साथ झगड़ा भी उतना ही बढ़ता हुआ दिख रहा है। जितने टाइगर बढ़ रहे हैं उतने झगड़े भी बढ़ रहे हैं, और कई बार इंसान को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, और कई बार उस बेजुबान टाइगर को। इसके बारे में आपको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं दो पहलू में इसका जवाब देता हूँ। एक तो प्रोजेक्ट टाइगर जब 1973 में लॉन्च हुआ, उस समय का प्रोजेक्ट टाइगर और अभी का प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो लगभग पूरी तरीके से बदल चुका है। जो मेथड्स या प्रोटोकॉल्स फॉलो होता था टाइगर का पॉपुलेशन एस्टिमेशन के लिए, उनका संख्या का उनका परिसंख्यान के लिए, वो अभी बिल्कुल बदल चुका है। अभी कम्प्लीटली फोटोग्राफिक कैप्चर रिकैप्चर के बेसिस पे, स्पेशली एक्सप्लिसिट कैप्चर रिकैप्चर मॉडल्स यूज़ करके उनका जो पॉपुलेशन एस्टिमेशन का काम है वो हो रहा है। इट इज़ नो मोर बेस्ड ऑन पग मार्क्स, जो पहले पाँव के निशान के ऊपर निर्भर करके करते थे, आजकल और नहीं होता है बिल्कुल। और जो संरक्षण का जो तरीका था वो भी काफ़ी बदल चुका है। पहले अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा फोकस था बाघों के लिए इनवायलेट एरिया बनाना, बिल्कुल फोर्ट्रेस मॉडल ऑफ कॉन्जर्वेशन जिसे कहते हैं जी, उस तरह का था। अभी भी वो थोड़ा बहुत है, लेकिन ज़्यादातर अभी सरकार का और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं, राज्य सरकार का भी जो अप्रोच है, काम करने का तरीका है, वो लोगों को साथ लेकर काम करने का तरीका है। अभी हम लोग लैंडस्केप लेवल संरक्षण की बात कर रहे हैं, पूरा एक क्षेत्र को लेके, सिर्फ एक टाइगर रिजर्व या एक नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेके हम लोग कम सोचते हैं, हम लोग पूरा एक क्षेत्र को लेके ज़्यादा सोचते हैं। डेवलपमेंट भी उसमें शामिल होता है। बिल्कुल। तो प्रोजेक्ट टाइगर में काफ़ी ऐसे चेंजेस आया है, बदलाव आया है। जिस तरीके से प्रोजेक्ट टाइगर फंक्शन करता था आज वैसा नहीं है। पेट्रोलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर है। अलग अलग तरीक़ों का सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके स्मार्ट तरीके से पेट्रोलिंग टीम्स पेट्रोलिंग करते हैं। उनका डेटा जो है वो लाइव एकदम रिकॉर्ड होता है, जैसे वो मौका वारदात पे है। ऐप भी डेवलप किया है WTI ने, हम लोगों ने भी किया था, और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के ज़रिए भी ऐप्स डेवलप हुए हैं।
तो वो सारे एप्लीकेशंस बेसिकली मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना टाइम जा रहा है उतना टेक्नोलॉजी ड्रिवन बदलाव आ रहा है, और ये मेरे ख्याल से बदलाव चलते रहना चाहिए। जिस तरह से हमारे सामने आवश्यकताएं आती रहेंगी और जिस तरीके का मान लीजिए प्रॉब्लम्स नए नए इमर्ज करते रहेंगे, उस तरह से ऑब्वियसली प्रोजेक्ट टाइगर को भी अडाप्ट करते जाना पड़ेगा और वो हो रहा है। इसके अलावा आपने जो एक और जो चीज़ अभी हाल ही में बिल्कुल हुआ है, जून 2025 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, टाइगर्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व्स, TOTR। तो इसके तहत उनका मतलब सरकार का मेन फोकस है जो बाघ टाइगर रिजर्व्स या प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बाहर हैं उन्हें कैसे बेहतर तरीके से संभाला जाए, कैसे लोग और बाघों के बीच में टकरार जो है उसको कम किया जाए या संघर्ष जो है उसको कम किया जाए, ये प्रयास है ये पर्टिकुलर जो स्कीम है उसका। और एक बात हमें ध्यान रखना पड़ेगा जब हम कंपेयर कर रहे हैं कि बाघ का संख्या जो है वो 1400 हो या 1800 हो, जो भी है, 2006 से अभी तक लगभग दुगना हुआ है। तो ये एक अचीवमेंट के हिसाब से तो बिल्कुल बेजोर है। मतलब इंडिया ने, हमारे देश ने जो अचीव किया है, ये एक एग्जाम्पल है, एक दुनिया के लिए उदाहरण है। इतने लोग होने के बावजूद भी, इतना प्रेशर होने के बावजूद भी टाइगर बढ़ रहे हैं। हम लोग पॉपुलेशन को बढ़ा पाए हैं, टाइगर हैबिटेट्स को बरकरार रख पाए हैं, और टाइगर्स का इवन डिस्पर्सल या मूवमेंट में भी हम लोगों को उसको वो बढ़ते हुए हमें दिख रहा है। लेकिन हम जब ये कंपैरिजन करते हैं ना कि लोग, बाघ का पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते जितना बढ़ेगा उतना संघर्ष भी बढ़ेगा, उसमें एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग जो दो पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं वो कंपेरेबल नहीं है। बिल्कुल, हम लोग सिर्फ लगभग 3600 बाघों की बात कर रहे हैं और देश में इंसान है लगभग 1.46 बिलियन, 140 करोड़ की जनसंख्या है। तो दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एक बात हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। अभी आपने बात की कॉन्फ्लिक्ट की, एज ए लेमैन की तरह मैं आपसे सवाल पूछूंगा और लेमैन की तरह मैं चाहूँगा आप जवाब दें कि कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए, अगर मैं मान लीजिए सपोज गांव में रहता हूं और उस गांव में टाइगर आ जाता है, किस तरीके का हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि दोनों एक ही जगह पे अपने अपने रास्ते अपना करके रह सके? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, और ये हम लोग वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से भी, जहाँ पे भी हम लोग मानव वन्यजीव संघर्ष और सहावस्थान के ऊपर काम कर रहे हैं, हम लोग हर प्रोजेक्ट में एक ये भावना हम लोग हर जगह पे प्रचार करते हैं या लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि लोग और जंगली प्राणी के बीच टकरार नहीं बोलूँगा, लेकिन जो इंटरेक्शन है, या ख़ास करके वैसे जगह पे जो जंगल के साथ लगा हुआ है, हम लोग ये नहीं सोच सकते कि ये समस्या पूरी तरीके से हल होगा। अगर हम लोग कुछ कर सकते हैं इसके बारे में, तो उसमें भी ये सोचना पड़ेगा कि कोई एक ऐसा चीज़ नहीं है जो करने से आपका ये समस्या हल हो जाएगा। बिल्कुल। तो हमें 3, 4, 5 तरीके का सॉल्यूशंस को या सुझाव को साथ में लेके चलना पड़ता है। तो सबसे मेन चीज़ जो होता है वो है खुद को सुरक्षित रखना और बाघ को सुरक्षित रखना, क्योंकि बाघ एक प्रोटेक्टेड स्पीसीज़ है, एक संरक्षित प्राणी है हमारे देश में और दुनिया भर में। बिल्कुल। और इंसान का, हर इंसान का ज़िंदगी बहुत कीमती है और उन्हें हक है पूरा जीने का, डर के बिना जीने का। लेकिन कुछ जगह पे परिस्थिति ऐसी है कि बाघ के साथ इंटरेक्शन जो है या मुलाकात जो है वो अनअवॉइडेबल हो चुका है। कभी कभी होता रहता है, सिर्फ बाघ ही नहीं, उसमें तेंदुआ भी आता है, हाथी भी आता है कहीं पे। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खुद का स्वभाव जी। डेली हम लोगों का जो प्रैक्टिसेस है उसे हम लोग अगर थोड़ा बहुत भी अगर हम लोग चेंज करते हैं तो उसमें बहुत फ़र्क नज़र आता है। हम लोग अभी पीलीभीत में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से पिछले हम लोग 15-20 साल से एक प्रोजेक्ट चलाते हैं ह्यूमन बिग कैट्स कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन के ऊपर, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ जी। तो वहाँ पे हम लोग जनवरी महीने से एक इनिशिएटिव लिए हैं पब्लिक अलर्ट सिस्टम का,
जिसके ज़रिए ये एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन था। गांव में जैसे मान लीजिए पंचायत मीटिंग होगा या फिर कोई ख़ास प्रोग्राम होने वाला है, तो ऑटो रिक्शा या आज के ज़माने में ई रिक्शा के ज़रिए हम लोग अनाउंसमेंट कराते हैं। तो हम लोग सिंपल उसी चीज़ का हम लोग सहारा लेके टारगेटेड मैसेजिंग कर रहे हैं हम लोगों के लिए कि आप अगर खेत में जाना है आपको, मान लीजिए पीलीभीत जैसे जगह पे या दुधवा जैसे जगह पे, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे जगह पर, खीरी साउथ खीरी, नॉर्थ खीरी, लखीमपुर इलाके में, वहाँ पे जंगल के साथ बिल्कुल सटा हुआ गन्ने का खेत है, शुगर केन का खेत है। और शुगर केन घास होने के नाते और इतना ऊंचाई तक ग्रो कर जाता है, छुपने के लिए उनको बिल्कुल वो बाघ के लिए या तेंदुआ के लिए एकदम उनको जंगल के साथ लगा हुआ एक और घर मिल जाता है बेसिकली। तो हम लोग देख रहे हैं कि मादा बाघ जो हैं वहीं पे अपने बच्चों को भी पाल रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, और वहाँ पे लोग भी हैं। तो ये एक बहुत कमाल का परिस्थिति है, चैलेंज है, बिल्कुल, जो दुनिया में बहुत कम जगह पे देखने को मिलता है। तो ये हमारे देश का जो हज़ारों साल पुराना जो कल्चर है, क्या बात, वन्य जीव को सम्मान करना, उनको भी अपना जगह देना, उनको भी अपना अधिकार देना, ये इसका एक बिल्कुल उदाहरण है पूरा जो हमारा तराई क्षेत्र है। लेकिन उस परिस्थिति की वजह से कभी कभार इंसानों को खतरा भी है। जी, बिल्कुल। लोग जो किसान है, जो खेतों में काम करने जा रहे हैं, बिल्कुल कोई पानी डालने जा रहे हैं या घास काटने जा रहे हैं या फसल निकालने के लिए जा रहे हैं, तो उन पर एक्सीडेंटल अटैक हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए हम लोग सिंपली यही बोलते हैं कि आप अकेला ना जाएं खेत में, आप एक समूह बना के चले, एक दल में, छोटा 4-5 लोगों का एक दल बना के चले और बात करते हुए चले। मोबाइल पे, बिल्कुल मोबाइल पर आप सिंपल गाना बजाते हुए चलिए, ऊंची आवाज में बात कीजिए, मोबाइल पे गाना बजाइए, अगर सिटी है, विसल है तो विसल बजाते बजाते जाइए, ताकि जानवर अलर्ट होकर बिल्कुल किनारे हट जाए। सिंपल सी चीज़ है ये। हमारा टाइगर डिस्टर्ब होकर के आपके करीब आता भी नहीं, बिल्कुल। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इंसान का, हम लोगों का खुद का जो बिहेवियर है, उसे बस हल्का सा तोड़ना मरोड़ना है, तो आपकी जान बच जाएगी और एक बाघ का भी पोटेंशियली जान बच जाएगा। बहुत अच्छी बात सर। तो सीधे से मतलब ये है कि आप भी खुश रहें, टाइगर भी खुश रहें, ये कोशिश हम कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। सर मेरा दूसरा कंसर्न है कॉरिडोर्स, जो डेवलपमेंट के नाम पे बलि चढ़ा दिए जाते हैं। ज़्यादा कॉरिडोर को होना भी अच्छी बात नहीं है कि मैन मेड कॉरिडोर हो। कॉरिडोर तो वो अपना खुद ही बनाते हैं। अब जैसे सर इसका और रणथंभौर को ले लें आप, तो आपको नहीं लगता है कि इस पे भी हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है? बिल्कुल, हम लोग और कॉरिडोर नहीं रहेंगे टाइगर के लिए तो उसके क्या असर पड़ेंगे? बिल्कुल, तो भारत सरकार के तरफ से और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से हाथी के लिए पर्टिकुलरली आइडेंटिफाइड कॉरिडोर्स है। उसी तरीके का कॉरिडोर्स टाइगर्स के लिए भी आइडेंटिफाई किया गया है सरकार की तरफ से। जी। अब जाहिर है कि सारे कॉरिडोर्स जो मैप पर डाला गया है, वो हो सकता है कि उसमें कुछ इंट्रूशंस हैं, कुछ वहाँ पे डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कुछ काम हुआ है, और हो सकता है कि वो कॉरिडोर्स पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा हो। लेकिन बाघ भी सीख जाता है, एक बहुत अडेप्टेबल स्पीसीज होने के नाते। अगर फंक्शनल कॉरिडोर नहीं भी है, दो मान लीजिए प्रोटेक्टेड एरिया के बीच में या दो टाइगर हैबिटेट के बीच में, बाघ किसी ना किसी तरह एक जगह से दूसरे जगह पे जाने का रास्ता, उपाय निकाल लेता है। लेकिन उसमें खतरा ये रहता है कि लोगों के साथ टकरार का चांस बढ़ जाता है, और उसमें या तो रिटेलिएशन में बाघ मर जाएगा या फिर बाघ को हटा लिया जाएगा उस पॉपुलेशन से, मान लीजिए। तो दोनों प्रॉब्लमेटिक है, दोनों में समस्या है। सो ऑब्वियसली टाइगर कॉरिडोर्स के ऊपर ध्यान बढ़ाना चाहिए। एंड ऑलरेडी मान लीजिए जो मेन टाइगर का लैंडस्केप्स हमारे देश में आइडेंटिफाइड है, जैसे तराई आर्क लैंडस्केप एक हो गया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड मिला के, बिहार, उत्तर बिहार मिला के, जो नेपाल में भी जाता है तराई का ये पूरा क्षेत्र। सेंट्रल इंडिया हो गया, सदर्न इंडिया हो गया, ईस्टर्न इंडिया हो गया, सुंदरबंस हो गया, ये अलग अलग जो टाइगर हैबिटेट्स है। हमें थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से एम्बिशियस होके इन टाइगर कॉरिडोर्स, इन टाइगर हैबिटेट्स को कनेक्ट करने का एक उपाय नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से
करना चाहिए। इसके लिए हमें लोगों का ऑब्वियसली सहायता लगेगा एंड पॉलिटिकल विल। बिल्कुल। कुछ एपिसोड पहले एलिफेंट पोचिंग पे हमने बहुत अच्छा एक शो किया था, आपके WTI से साहब आए थे, रोज साहब। अब मैं आऊँगा टाइगर पोचिंग के ऊपर। टाइगर पोचिंग भी एक उतना ही बड़ा खतरा है जितना कि हम इंसानों से टाइगर को खतरा है, मतलब पोचर भी इंसान ही होते हैं। पोचिंग को रोकने के लिए आपकी संस्था क्या करे? टाइगर पोचिंग की बात कर रहा हूँ मैं, एलिफेंट वाला हमें पता है। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया में वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल डिवीजन ये पहलू पूरा दिखता है। और जो क्रिमिनल नेटवर्क मॉनिटरिंग से लेके इंटेलिजेंस कलेक्ट करना जी, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, यहाँ पे आपका वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जिनका ऑफिस यहाँ दिल्ली में है, ये सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं सारे स्टेट्स के पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कभी अगर ज़रूरत पड़े तो बाहर के देश के इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के साथ एक्सपर्ट को लाना। बिल्कुल। मान लीजिए नेपाल में नेपाल से कुछ इंटेलिजेंस है तो हम लोग इमीडिएटली नेपाल के जो कंसर्न्ड एजेंसी हैं उनके जो नोडल ऑफिसर होंगे उनके साथ हम लोग संपर्क बना के इंटेलिजेंस जो हमारे पास हैं वो हम उन्हें पास करते हैं। बांग्लादेश में अगर कुछ होता है, साउथ ईस्ट एशिया में अगर कुछ होता है, क्या बात है। तो बाघ का जितना भी मान लीजिए पूरा रेंज है, ग्लोबल रेंज है, इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड, इन सारे इलाकों में हम लोगों का इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है वो 24/7 एक्टिव है। क्या बात है सर। और जहाँ पर भी कभी कोई भी इंटेलिजेंस हमारे पास आता है, हमारी टीम के तरफ से तुरंत एक्शन लिया जाता है। साइट पे कोई ना कोई पहुँच जाते हैं, वहाँ के स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के साथ मिल के हम लोग जॉइंट ऑपरेशंस करते हैं। भले ही वो कोई स्किन या टाइगर पार्ट्स का सीजर हो या फिर पहले से हमें इंफॉर्मेशन पक्का मिली है कि कहीं पे मान लीजिए पोटेंशियल पोचर्स कहीं पे ठहरे हुए हैं, एक्टिव हैं, प्लानिंग चल रहा है, तो हम बिल्कुल उस पर कार्रवाई करते हैं। और कोशिश यही रहता है कि जितना से जितना हो सके पोचिंग होने से पहले रुका जाए। क्या बात है सर। सुन के लग रहा है कि फिल्मों में ऐसा देखने को मिलता था। पोचर मूवी भी देखे होंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो कमाल की सीरीज थी और वो तो रियल इंसिडेंट पे बिल्कुल थी। एक दूसरा कंसर्न है सर कि आप इतने सारे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। एक प्रोजेक्ट आपका ये भी रहा होगा ना कि गांव वालों को जा करके शिक्षित करना टुवर्ड्स टाइगर और अदर एनिमल्स। तो इस तरह कोई प्रोग्राम WTI कंडक्ट करता है गांव-गांव जा करके? बिल्कुल। हम लोग तराई में, मानस में, सुंदरबन में, सेंट्रल इंडिया में, बांधवगढ़ के इलाके में, बांधवगढ़ संजय दुबरी के इलाके में, वायनाड में, हम लोग जहाँ पे भी बाघ और मानव के बीच में संघर्ष और सहावस्थान के ऊपर काम करते हैं, कम्युनिटी एंगेजमेंट या लोकल लोगों के साथ जुड़ना और उन्हें सेंसिटाइज करना, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू हमारे हर प्रोजेक्ट में होता है। तो हम लोग ना तो सिर्फ जब कोई घटना घट जाती है उसके बाद पहुंचते हैं, जब कोई घटना नहीं भी घट रहा होगा, जब पूरा शांति है, कुछ नहीं चल रहा है, तभी भी हम लोग गांव में जाके लोगों के साथ बैठ के हम लोग बातचीत करते हैं और क्या उन्हें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हमारे हिसाब से हम ये उनके साथ आलाप आलोचना करते हैं। उनसे भी हम सुनते हैं कि हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, ताकि उनको थोड़ा सा सहायता मिले बाघों के साथ सहावस्थान करने में। तो जैसे मैं एक उदाहरण दिया आपको, पब्लिक अलर्ट सिस्टम, तो ये एक पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है जिसके ज़रिए ना तो हम सिर्फ टारगेटेड मैसेज दे रहे हैं, बल्कि अगर मान लीजिए वो जो गाड़ी का चालक है जी, उनको अगर मान लीजिए 2-4 बच्चे दिख रहे हैं जो गांव के बाहर जंगल के किनारे मान लीजिए खेल रहे हैं, तो उनके साथ बात करके उनको गाड़ी में बिठा के उनको घर तक हम लोग छोड़ के आ रहे हैं। क्या बात है सर। या उनको गांव के अंदर छोड़ के आ रहे हैं कम से कम, ताकि वो बिल्कुल, अगर कोई रात के टाइम में मान लीजिए 8:30, 9, 10 बज रहा है, कोई दिख रहा है कि जंगल की तरफ से कोई आ रहे हैं, तो उनको तुरंत हम लोग गांव के अंदर भिजवा रहे हैं ताकि वहाँ पे ना भटकें और टाइगर के साथ या तेंदुआ के साथ टकरार का ताकि चांस ना हो। एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से हम लोगों ने किया है 2005-6 साल से, वो है प्राइमरी रेस्पॉन्स टीम या प्राथमिक प्रतिक्रिया दल। तो ये आज की डेट में लगभग जहाँ भी मानव वन्य जीव का संघर्ष का प्रॉब्लम है, सारे राज्यों में किसी ना किसी
तरीके से सरकार ने बनाया है, स्टेट गवर्नमेंट्स ने बनाए हैं या फिर WWF जैसे NGOs ने बनाया है। तो ये काम जो है ये सबसे पहले वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने चालू किया था 2005-06 के दौरान कश्मीर में जी। ब्लैक बेयर या काला भालू का इशू के ऊपर। ये उस समय की बात है जब हम लोग लोकल वॉलंटियर्स को आइडेंटिफाई किए, खास करके युवा लोग जो हैं जिनको जंगली जानवर के प्रति थोड़ा लगाव हो, सहानुभूति है, प्रेम है, लगाव है, तो उनको हम हमारे साथ जोड़ के उनको हम प्रशिक्षण देते हैं कि कैसे एक गांव के आसपास मॉनिटर कर सकें, निगरानी कर सकें। बहुत अच्छी बात। अगर कोई जानवर का निशान दिखे तो तुरंत वो लोगों को जागरूक कर सकते हैं। अगर जानवर पहुंच गया गांव के तरफ या गांव के अंदर और मान लीजिए किसी को इंज्योर कर दिया जी, तो फर्स्ट एड के हिसाब से उन्हें क्या करना चाहिए, तुरंत एम्बुलेंस बुलाने के लिए कौन से नंबर पे फ़ोन करना चाहिए, पुलिस बुलाने के लिए कौन से नंबर पे फ़ोन करना चाहिए, किस तरह से उस इलाके का जहाँ पे मान लीजिए मौका वारदात का जो एक पंचनामा होता है वो कैसे करें ताकि रिकॉर्ड बिल्कुल रहे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, किस परिस्थिति में क्या हुआ। तो इन सब चीज़ों का हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। फिर मान लीजिए एक कोई दुर्घटना हो गई, भीड़ जमा हो जाती है, 400-500-1000 लोगों का भीड़ जी। वन विभाग को काफ़ी टाइम घुसने नहीं देते हैं गांव में। उनके प्रति एक गुस्सा या एक मतलब आक्रोश नज़र आता है, तो हम दोनों के बीच में आते हैं। क्या बात है। ब्रिज की तरह हम लोग काम करने की प्रयास करते हैं, सुलह करने की कोशिश बिल्कुल करते हैं। तो PRT जो है हमारे भाई बंधु, वो लोग क्राउड मैनेजमेंट में भी सहायता करते हैं। तो उनको प्रशिक्षण दिया जाता है कि क्राउड कैसे मैनेज करना है, किस तरह से इन्फ्लुएंसर्स को आइडेंटिफाई करके उनको अपने साइड में लेके भीड़ को कंट्रोल कर सकते हैं, पुलिस का सहायता लेके कैसे बैरिकेडिंग कर सकते हैं। तो ये सब प्रशिक्षण हम उनको देते हैं और उस हिसाब से वो लोग अपने ही गांव के लिए, अपने ही लोगों के लिए सुरक्षा कर्मी बन जाते हैं। मानव वन्यजीव संघर्ष का प्रतिकार करने के लिए और सहावस्थान बनाए रखने के लिए वो लोग काम किए जा रहे हैं। तीसरा पहलू, हम लोग कई तरीके का फेंसिंग करते हैं, बैरियर मान लीजिए, लेकिन हम लोग सिर्फ NGO होने के नाते हम लोग सिर्फ बैरियर बना के हट नहीं जाते हैं वहाँ से। तो यही हमारे PRT भाई बंधुओं को साथ में लेके हम लोग उस बैरियर का मॉनिटरिंग, वो काम कर रहा है भी या नहीं, कितना सहायता दे रहा है हाथी को रोकने के लिए या काम किया बाघ को रोकने के लिए। सुंदरबंस के केस में नाइलन नेट फेंस लगा हुआ है वहाँ पे, तो वो लोग मॉनिटरिंग में सहायता करते हैं। वो लोग सहायता करते हैं मेंटेनेंस में। तो मान लीजिए सुंदरबंस जैसे जगह में जहाँ टाइडल इफेक्ट बहुत है जी, तो वहाँ पे बिल्कुल कीचड़ में आपका कमर तक आप घुस जाएंगे वहाँ पे। बाप रे। तो वैसे परिस्थिति में भी हमारे सुंदरबंस के PRT भाई बंधु हर हफ्ता लगभग 1 घंटा अपने ज़िंदगी से निकाल के सिर्फ इस मकसद के लिए काम करते हैं, वॉलंटरी। सलाम है ऐसे लोगों को सर। कोई पेमेंट नहीं, कोई पैसों की बात नहीं है। उनका जो काम करते हुए जो खर्चा पानी होता है वो हम लोग उनको रीइंबर्स करते हैं, लेकिन उनको महीना कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो लोग अपने लिए, अपने समूह के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। क्या बात है सर। अभी आपने सुंदरबन का जिक्र किया और आप तो वहाँ के एक्सपर्ट हैं। अभी आप 2 दिन बाद जा भी रहे हैं सुंदरबन। मेरे दिमाग में कीड़ा है ये, मैं सुंदरबन कभी नहीं गया, वहाँ के टाइगर कभी नहीं देखे। यहाँ के टाइगर हम देखते हैं, अच्छे लगते हैं, यहाँ के जंगल देखते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। सुंदरबन बहुत टफ जंगल है। जैसे वहाँ पे टाइगर के लिए हमेशा एक चैलेंज रहा है, चाहे वो प्रे हो, चाहे उसके सेंट मार्किंग वाले एरिया को अपने सेंट मार्किंग करने में दिक्कत आती है क्योंकि लो टाइड हाई टाइड बहुत होता है। वहाँ के टाइगर के बिहेवियर के बारे में कुछ बताइए सर। टाइगर डे है तो बिल्कुल। तो सुंदरबंस के बाघ अलग कैसे हैं यहाँ? हाँ, सुंदरबंस के बाघ जो हमारे बाकी ड्राई जंगल का, सूखा जंगल का, या फिर मान लीजिए साउथ ईस्ट एशिया में जो रेन फॉरेस्ट के जो बाघ हैं उससे कई तरीके में अलग है। एक तो यह है कि इस बाघ ने पानी और दलदल जैसे ज़मीन पर चलना फिरना सीख लिया है, टेरिटरी मेंटेन करना, ये सब सीख लिया है। दूसरी बात यह है कि सुंदरबंस के इलाके में चीतल बहुत ज़्यादा हद तक नहीं मिलता है या ज़्यादा संख्या में नहीं मिलता है।
सांबर भी वहाँ पे नहीं है। तो प्लेबेस बहुत चीतल, कम है। हाँ, तो चीतल सांबर जो है वो बाघ के लिए मेन खाद्य है। बिल्कुल। लेकिन सुंदरबन में दोनों की कमी है, मतलब सांबर तो है ही नहीं, और चीतल भी वहाँ पे बहुत ही कम संख्या में पाए जाते हैं। तो बाघ का वहाँ पे जो मेन खाद्य है वो है वाइल्ड बोर या जंगली सुअर। और जैसे मैं पहले कहा, वो लोग वहाँ पर खास सुंदरबन्स के साथ अडेप्ट करते हुए, मैनग्रोव्स के साथ अडेप्ट करते हुए, वो लोग केकड़ा और मछली खाना भी सीख लिया है। दूसरी बात यह है कि सेंट मार्किंग के लिए बाघ जो है, जो पानी का रेखा है जी, उसके अंदर के जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो सब यूज़ करते हैं मार्किंग के लिए। धीरे धीरे इन्होंने ये भी सीख लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि टाइडल इफेक्ट के वजह से उनका पग मार्क हो या स्क्रैप मार्क हो या स्कैट मार्किंग हो, मलमूत्र हो, जो भी हो, वो धुल जाता है, रिपीटेडली निकल जाता है। और उससे टाइगर परेशान भी बहुत होता है कि कहाँ गया मेरा इलाका। हाँ, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ के टाइगर्स तो वहाँ के हालातों से वाकिफ़ हैं, तो वो लोग नहीं चौंकेंगे। ये हमारे लिए या फिर सुंदरबन्स के बाहर के लोगों के लिए एक चौंकने वाली बात है। तो वहाँ के परिस्थिति के हिसाब से वहाँ के बाघ जो हैं वो सीख लिया है ये सब चीज़ें करना। तीसरी बात ये है कि सुंदरबन्स का बाघ का जो पॉपुलेशन है वो अब काफ़ी टाइम हो गया बाकी दूसरे सारे बाघ के पॉपुलेशन से बिल्कुल आइसोलेटेड हो चुका है। तो ये एक बहुत गंभीर चिंता की बात है, क्योंकि वहाँ के बाघ ना तो कोई दूसरे पॉपुलेशन के साथ मिलजुल बांग्लादेश तो जाते सकते हैं। तो वो एक जनरली, मतलब इकोलॉजिकली स्पीकिंग या बायोलॉजिकली स्पीकिंग वो एक ही पॉपुलेशन है सुंदरबन्स का, हमारे साइड का और बांग्लादेश साइड का एक ही है। बिल्कुल। लेकिन मान लीजिए आसाम के बाघ के साथ, उत्तर बंगाल के बाघ के साथ, यहाँ हमारे पालामऊ, झारखंड के जितने भी जंगल है, उड़ीसा का मान लीजिए सिमलीपाल वगैरह का जो बाघ है, ये सब जो पॉपुलेशंस हैं इनके साथ सुंदरबन्स का बाघ का कनेक्शन जो है वो बिल्कुल टूट चुका है। और यहाँ पे आपका जो थोड़ी देर पहले आप कॉरिडोर की बात कर रहे थे, वो बहुत अहम बन जाता है। अब किसी तरह से अगर हो सके वैज्ञानिकों को, मतलब सरकार और पूरा जो वैज्ञानिक समूह है उन्हें साथ में आना चाहिए और एक तरीका निकालना चाहिए ताकि सुंदरबन्स का बाघों को एक मौका मिले। आप तो पैरवी कर रहे हैं, सुंदरबन से इतनी आपको लगाव है, उनके आसपास के आस पड़ोस के बाघों के साथ, ताकि वो मिलजुल सके। बिल्कुल सर। सुंदरबन के टाइगर के बिहेवियर के बारे में आपने बताया, अपना कोई किस्सा आप ज़रूर सुनाए कि सुंदरबन का एक टाइगर आपने देखा तो आपको कुछ यूनिक किस्से होते हैं हर बार टाइगर देखने के। कई बार चार्ज कर देता है, कई बार कुछ आपको खुश करके चला जाता है, कुछ अजब सा बिहेवियर दिखा के जाता है जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे कि टाइगर का ये रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वहाँ का एक जो वो टाइगर का खासियत है या लैंडस्केप का, मतलब उस क्षेत्र का खासियत है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन क्योंकि मान लीजिए आप दूसरे जगह पे, मैं अगर कॉर्बेट या कान्हा बांधवगढ़, पेंच, ताडोबा, नागरोले, ये सब जहाँ पे हम लोग मेनली या काजीरंगा इवन ले लीजिए, जहाँ पे हम लोग मेनली जाते हैं टाइगर देखने के लिए, पब्लिक जाते हैं टाइगर देखने के लिए, वहाँ पे आप एक सफारी जीप में बैठते हैं, जंगल के अंदर जाते हैं, रूट बना हुआ आप घूमते हैं, और अगर आप लकी हैं तो आपको दिख जाएगा। या फिर ज़्यादातर क्या होता है, कोई ना कोई सफारी जीप को दिख जाता है, सारे लोग पहुंच जाते हैं, बाकी लोगों को खबर दे देते हैं और वहाँ पे फिर एक सर्कस लग जाती है। सुंदरबन्स का एक अनोखा चीज़ ये है कि इतना बड़ा क्षेत्र है और पानी का क्षेत्र है, तो ये एक बहुत यूनिक अनोखा हैबिटेट का कैरेक्टरिस्टिक है। बिल्कुल। वैसे जगह पे टाइगर कहाँ से निकल के आएगा नहीं पता, ये आपको नहीं पता। और वहाँ पे जो खाड़ियाँ होती है, मतलब छोटे छोटे जो पतले पतले नाले होते हैं, क्रीक्स जिसे बोलते हैं, वो बहुत नैरो होता है, मतलब इस कमरे का भी कभी कभी साइज नहीं होता है एक एक नाला। और आप मान लीजिए आप उस नाले के बीच में एक बोट से जा रहे हैं और आप डेक पे खड़े हैं, बाघ अगर चाहे तो बाजू का जो मड फ्लैट है वहाँ से अचानक उछल के आपके बोट पे भी आ सकता है। बाप रे। और ऐसे सिचुएशंस होता रहता है। हमारे जो वहाँ के लोग हैं जो जंगल के अंदर जाते रहते हैं, या आपका श्रिम्प या प्रॉन सीड कलेक्ट करने के लिए या क्रैब और फिश कलेक्ट करने के लिए,
काफ़ी टाइम ऐसे हादसा होता है कि उनके बोट के ऊपर ही बाघ ने जो है छलांग लगा दिया। अब ऑब्वियसली वो एक्सीडेंटल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो ये जो एक थ्रिल या रोमांच सर, अगर मैं हूं तो मेरा हार्ट फेल हो सकता है सर। मतलब मेरे बोट पे टाइगर कूद रहा है। ये जो थ्रिल है, ये मेरे ख्याल से सुंदरबंस के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा। कोई भी दूसरे किस्म के हैबिटेट में मिलना मुश्किल है। नहीं मिलेगा नहीं कह सकते, क्योंकि बाकी मान लीजिए काजीरंगा में भी ऊंचे ऊंचे ग्रासलैंड है। बिल्कुल। तो आप अगर वैसे कोई एक बहुत गहरा ग्रासलैंड के बीच में जा रहे हैं जहाँ पे ट्रेल बहुत पतली है, तो वैसे इलाके में फिर भी थोड़ा बहुत मिल सकता है। लेकिन ज़्यादातर आपको सुंदरबंस जैसा फीलिंग, पानी के ऊपर आप हैं और आपको बाघ देखने का चांस है दोनों तरफ, कहीं भी हो सकता है भी शायद आपको नहीं दिख रहा है। तो ये जो थ्रिल या रोमांच है, ये बाकी कोई टाइगर हैबिटेट में मिलना मुश्किल है। सुंदरबन में सर वैसे सफारी करने के तरीके क्या क्या हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं भी नहीं गया हूँ, बहुत सारे लोग जानते भी नहीं। सुंदरबन इसी वजह से नहीं जाते लोग कि उनको लगता है वहाँ के सारे टाइगर जो हैं वो आदमखोर हैं। जैसा कि आपने बताया, बोट पे उछल के आ जाते हैं, उनको दिखना बड़ा, एक तो दिखता बहुत मुश्किल से है। सुंदरबन बहुत दूरी पे भी पहुँचना भी लोगों के लिए मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा आज के दिन आप बताएं कि वहाँ सफारी के तरीके क्या क्या हैं और वहाँ कैसे जाया जा सकता है। जी, तो कलकत्ता से आप मान लीजिए 3-3.5 घंटे में आप गोसाबा पहुँच सकते हैं। जी। वहाँ से आपको परमिशन लेना पड़ता है। पश्चिम बंगाल वन विभाग का वहाँ पे दफ्तर है। वहाँ से आपको परमिशन लेकर बोट लेकर अंदर जाना पड़ता है, टाइगर रिजर्व के अंदर, जो पब्लिक के लिए ओपन या टूरिस्ट के लिए ओपन इलाका है। जी। वहाँ पे वो बोट्स आपको अलग अलग रेंजेस में वो आपको लेके जाएंगे बाघ दिखाने के लिए। तो बोट सफारी वहाँ एकलौता उपाय है। जिप्सी वगैरह नहीं है वहाँ पे? बिल्कुल नहीं, पानी, पूरा पानी का क्षेत्र है। आइलैंड्स जैसे बना हुआ है, एक एक मान लीजिए आइलैंड एक एक रेंज है। और आइलैंड्स के बीच बीच में से नदियाँ हैं या क्रीक्स हैं। जी। तो बोट सफारी वहाँ पे इकलौता उपाय है। लेकिन बोट से आप आइलैंड पर उतर नहीं सकते? बिल्कुल नहीं, जैसे हर जंगल में होता है, जिप्सी से नहीं कुछ कुछ कैंप्स बना हुआ है जहाँ पे आप उतर सकते हैं। और आपके साथ वन विभाग का स्टाफ भी आपके साथ मौजूद रहेंगे बोट पर। लेकिन आप बाकी जगहों पे कहीं पे भी आप कदम नहीं रख सकते। और बेस्ट टाइम क्या है सर सुंदरबन जाने का आपके हिसाब से? अक्टूबर नवंबर से लेके फरवरी मौसम सही रहता है। सुबह सुबह थोड़ा सा फॉग या कोहरा का इशू रहता है, लेकिन बाद में कंफर्टेबल हो जाता है, ओपन हो जाता है। क्या बात है सर। सर एक सवाल मेरा और है कि बहुत सारे लोग डरते हैं सुंदरबन जाने में कि मैनीटर, अभी मैंने पूछा था, क्या वजह है वहाँ पे ज़्यादातर टाइगर मैनीटर हो जाते हैं? ये शायद पिछले एपिसोड में भी मैंने थोड़ा सा इसका खुलासा किया था, और वही मैं फिर से दोहराना चाहूँगा। सुंदरबंस के बाघ आदमखोर होते हैं, ये सिर्फ एक मिथ है, लोगों का विश्वास है, लेकिन वैज्ञानिक इसका कोई सबूत नहीं है। सिर्फ सुंदरबंस के लिए नहीं, तराई में मान लीजिए बहुत ऐसे किस्से होते रहते हैं जहाँ एक्सीडेंटली तेंदुआ या बाघ जो हैं लोगों पर आक्रमण कर बैठते हैं। वो सिर्फ एक दुर्घटना है। बहुत कम ऐसे हमें केस देखने को मिलता है जहाँ पे बाघ जो हैं वो जानबूझ के इंसानों को ढूंढ के उनको स्टॉकिंग करके बॉडी का कंजम्पशन कर रहा है। ये बहुत ही रेयर है, और ये हम सबको बहुत क्लियरली दिमाग में रखना चाहिए कि सुंदरबंस के बाघ बिल्कुल आदमखोर नहीं होंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। और ये सिर्फ किसी का मानना हो सकता है, लेकिन कोई वैज्ञानिक सबूत इसका नहीं है। कुछ कुछ ऐसे कहानी है कि वहाँ के पानी में नमक ज़्यादा होने के कारण बाघ आदमखोर ज़्यादा होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है। और जो गलतियाँ हुई हैं, मतलब देखने को मिलता है, वो लोग होते हैं जो शहद के चक्कर में कोर एरिया में चले जाते हैं। शहद के चक्कर में जा सकते हैं, मछली या केकड़ा कलेक्शन के लिए भी जाते रहते हैं। प्रॉब्लम लोग जा रहे हैं उसका नहीं है, प्रॉब्लम एक ये है कि कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे लोगों को नहीं जाना चाहिए, जो टाइगर रिजर्व का संरक्षित एरिया है, वहाँ भी लोग अवैध तरीके से पहुँच जाते हैं। वहाँ पर अगर कोई हादसा हो भी जाता है तो
वहाँ से लोगों को निकाल के लाना भी बहुत मुश्किल बिल्कुल है। बिल्कुल। और कई बार ऐसे हम लोगों को देखने को मिलता है कि कोई अगर मान लीजिए जख्मी हो गया, उन्हें लाते लाते जान खो बैठते हैं। तो ये बहुत ही दुखद घटनाएं ऐसे होती रहती हैं। और दूसरी बात यह है कि लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि खास कोई एक जंगल में बाघ का डर है या बाघ का मान लीजिए प्रेजेंस है, उस वक्त ऑब्वियसली उस जंगल के अंदर आपको नहीं घुसना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि लोगों में खबर होता है, कोई बच्चे के साथ टाइग्रेस घूम रही हो, बिल्कुल मीटिंग टाइम लोगों को हो। खबर होता है। जो लोग डेली जंगल में जा रहे हैं वो लोग पढ़ लेते हैं जंगल को, बिल्कुल बिल्कुल। पग मार्क्स वगैरह देख लेते हैं। तो ये सब जो मालूमात करने का जो उपाय है लोकल लेवल पे, ये लोगों को ज़्यादा करना चाहिए और सावधानी बरतनी के चाहिए। साथ अंदर जाना चाहिए ताकि नुकसान जो है वो कम से कम हो। थैंक यू सर इतनी सारी ज्ञान के लिए। और मुझे उम्मीद है कि मुझे तो बहुत मज़ा आया। अब एक आखिरी आपसे वो करूँगा मैं रिक्वेस्ट कि टाइगर्स डे पे क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आम लोगों को? बाघ हमारे लिए एक सिंबल है, कल्चरल सिंबल है, जी शक्ति का सिंबल है, बिल्कुल। एडाप्टेशन का सिंबल है, रेजिलियंस का एक सिंबल है। तो किसी भी तरीके से हमें जंगली कोई भी प्राणी को वीक या दुर्बल नहीं समझना चाहिए। उनसे हमें प्रेरणा लेना चाहिए, उनके बारे में जितना हो सके हमें जानना चाहिए। और यह हमारा कर्तव्य है कि हम हर एक जंगली जानवर को बाघ के साथ संरक्षण करने की पूरा कोशिश करें। बिल्कुल। और हर एक के लेवल पे सिर्फ सरकार कुछ करेंगे या कोई एनजीओ कुछ करेंगे, बिल्कुल इस भरोसे ना बैठे। इसके लिए आप बैठे ना रहें। आपके लिए जो भी करना पॉसिबल है, जो योगदान आप कर सकते हैं आपके काबिलियत के हिसाब से, आप जहाँ पे हैं उस हिसाब से हमें वो करना चाहिए। क्या बात है सर। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे शो में आए और उम्मीद है आप आगे भी आते रहेंगे। और घोषाल साहब के लिए मैं बता दूं, स्नो लेपर्ड पे भी साहब बहुत लंबे अरसे से काम कर रहे हैं और आने वाले वक्त में हम स्नो लेपर्ड पे भी आपसे बात करेंगे सर। आप हमारे शो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये थी डॉक्टर अभिषेक घोषाल और शेर खान साहब की बातचीत। जैसा कि आप जानते हैं कि वो WTI में टाइगर एक्सपर्ट हैं और लंबे वक्त तक उन्होंने ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पर बातचीत की है। तो उम्मीद है कि इस बातचीत से आपको बहुत सारी नई जानकारियाँ मिली होंगी और आपको ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में कुछ नए नज़रिए पता चले होंगे। आपको इस बातचीत में कुछ नई जानकारियाँ पता चली जो बिल्कुल मुझे लगता है कि ना सिर्फ मुझे बल्कि जो देखने सुनने वाले हैं जी, घोषाल साहब जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वहाँ काम कर रहे हैं जहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। बेशक सुंदरबन में वो ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, प्लस वो स्नो लेपर्ड पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। आने वाले वक्त में हमने वादा लिया है कि हम उनके साथ उनकी जगह पे जाके एपिसोड करेंगे। और एक अच्छी खबर यह है, हमारे देखने सुनने वाले बहुत दिनों से लोग हमें कह रहे थे कि आप बिल्कुल बाहर जाएं, तो ये वाला एपिसोड जो है ये 52 होगा और 51 होगा, आने वाले उसको 52 यानी 1 साल का पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा शेर खां। राइट। फिर अपन जंगल टू जंगल, शेर खां डायरेक्ट फ्रॉम जंगल शुरू कर रहे हैं। क्या बात है। तो नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा शेर खान का, हम जंगल में जाएंगे, वहाँ के लोगों और से वहाँ के एक्सपर्ट्स के साथ खानचा और शेर खान साहब बात करेंगे, तो उसका एक अलग मज़ा होगा। और बहुत लंबे वक्त से उसकी डिमांड भी हो रही थी। लोग कह रहे थे कि जंगल में बैठ के जंगल की बात करने का जो मंगल है वो ज़्यादा असरदार तो वो है। बस 53वां एपिसोड जो होगा, हाँ, वो लाइव फ्रॉम जंगल होगा, वो जंगल से होगा। ये तय हो चुका है और इसी हफ्ते हम जंगल की तरफ रुख कर रहे हैं। तो ये नहीं बताएंगे कि किस जंगल से शुरुआत करेंगे, वो तो सुनना पड़ेगा। जंगल से जंगल की बात होगी। और फिलहाल हम बात करने वाले हैं आपके उन ख़तों की, उन लेटर्स की जो आप हम भेजते हैं। और शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप भी अपना ख़त चाहते हैं कि शो में शामिल हो, तो आप अपनी चिट्ठी लिखकर हमें मेल कर सकते हैं radio@aajtak.com पर। पिछले हफ्ते की जो चिट्ठियाँ आई हैं उन्हें शामिल करते हैं। और पहली चिट्ठी जो आई है उसमें लिखा है, अपना नाम नहीं लिखा भाई साहब ने, लेकिन लिखा है कि पिछले दिनों भारी व्यस्तता के कारण बहुत सारे एपिसोड्स छूट गए थे। अब मौका लगा तो सुन पाया। हाल में हमारे यहाँ 2 हाथियों की मौत माओवादियों द्वारा लगाए IED पर पांव पड़ने से हो गई। झटक से सटे बंगाल की सीमा पर 3 हाथी ट्रेन से कटकर
उनकी मौत हो गई। ओह। अलग अलग जगह पर एक और हाथी भी इलेक्ट्रिक शॉक से और एक अज्ञात कारणों से मृत पाया गया। यानी कुल मिलाकर पिछले कुछ दिन हाथियों के लिए बहुत बुरे साबित हुए। खैर, मैंने आपके लिए एक ऑडियो चिट्ठी भी भेजी है, कृपया अटैचमेंट से प्राप्त करें। तो ये शायद दश साहब हैं, राकेश आकाश दश साहब दस जो साहब। भेजते हैं, तो उनकी चिट्ठी सुन लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। खानचा, जमशेद भाई, शेर खान की पूरी टीम और तमाम श्रोताओं को मेरा जय हिंद, नमस्कार। मैं राकेश कुमार दास, जमशेदपुर, झारखंड से। पिछले दिनों आपके एपिसोड्स सुन नहीं पाया था क्योंकि उस दौरान हम एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहे थे। यहाँ 2 हाथियों की मौत माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी पर पांव पड़ने से हुए ब्लास्ट से हो गई और 2 हाथियों के घायल होने की सूचना भी थी। तो झारखंड वन विभाग के साथ ओडिशा की विभागीय टीम और जामनगर गुजरात से आई वन तारा की टीम भी उन घायल हाथियों को ट्रैक करने में लगी हुई थी। खैर, अभी मौका मिला और आपके एपिसोड सुना। WII के जॉस लुइस जी के साथ वाला एपिसोड दिल को छू गया। जिस तरह से उन्होंने शिकारियों की मानसिकता को उजागर किया और ऑपरेशन शिकार की कहानी को सामने रखा, उसने मुझे सचमुच ऐसा एहसास कराया जैसे मैं खुद वहीं खड़ा हूं। क्योंकि एक फॉरेस्टर के नाते यह हमारा काम होता है, पोचर्स या लकड़ी माफियाओं का पता लगाना और सरप्राइज को मेंटेन करते हुए उनके अड्डों पर रेड प्लान करना, गिरफ्तार करना और उनको सकुशल माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना और साथ ही रिमांड में लेकर आगे की पूछताछ करना। उस एपिसोड को सुनते हुए मैं अपना ही जीवन जी रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं जिससे दिन प्रतिदिन ये शो और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और अपने नए मुकाम को हासिल करता जा रहा है। ऐसे ही एक वाइल्ड लाइफर हैं श्री रजा काजमी साहब। उनके वालिद साहब झारखंड वन विभाग के एक उच्च पद पर रह चुके हैं और ये खुद वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं। हमारे फॉरेस्टर ट्रेनिंग में इन्होंने अहम योगदान दिया था और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट नामक एक संस्था से संबंधित है। आप चाहें तो इन्हें भी आमंत्रित कर सकते हैं। एनिमल और बर्ड बिहेवियर में इनकी मास्टरी है। खैर, चिट्ठी लंबी होती जा रही है। अंत में शेर खान टीम, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मेहनत बेहद काबिल तारीफ है। मैं उम्मीद करूंगा कि भविष्य में कभी आप झारखंड के जंगलों में आकर यहाँ से शेर खान का एक नया एपिसोड लाएं। धन्यवाद खानचा। अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जंगल जिंदाबाद। जंगल जिंदाबाद। जिंदाबाद। क्या बढ़िया उन्होंने बात कही, राइट। जो हम प्लान भी कर रहे हैं कि जंगल से शेर खां किया जाए। राइट। अफसोस है मुझे कि माओवादियों के वजह से 2 हाथी बेचारे, लेकिन देखिए वहाँ पे झारखंड प्लस ओडिशा की टीम जी प्लस वनतारा की टीम, ये लोग हैं, कोशिश कर रहे हैं और बहुत अच्छी कोशिश है। थैंक यू दास साहब आपकी इस चिट्ठी के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं। इनफैक्ट मुझे नहीं पता था ये वाली बात, आईडी वाली, और आपने ये बताई। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और बहुत साफ ज़बान में बहुत बिल्कुल रहती है चिट्ठी और सुनने में मज़ा आता है। तो बाकी जो सुनने वाले हैं, आप भी ऑडियो चिट्ठी भेजें ताकि हम उसे शामिल करें। ऑडियो चिट्ठी में एक अपना एक अलग एहसास होता है, सामने से बात। चिट्ठी लंबी ना रखें, लेकिन वॉइस नोट और ऑडियो चिट्ठी भेजेंगे तो वो 1-1.5 मिनट की चिट्ठी रखें, हम ज़रूर शामिल करेंगे। तो अगली चिट्ठी की तरफ चलते हैं, जो बैंगलोर से आई है और इसे भेजा है अभिनव ने। अभिनव भी हमारे पुराने लिसनर हैं और अक्सर कमेंट्स करते हैं और चिट्ठियां भेजते हैं। इन्होंने लिखा है कि हेलो आसिफ सर एंड जमशेद सर, लास्ट सैटरडे मी एंड माय फ्रेंड वेंट फॉर अ मॉर्निंग जंगल ड्राइव एंड यू वोंट बिलीव we drove through jungles for 6 hours. Wow. We drove through 8 different forests, out of which 4 were from Kaveri Wildlife Sanctuary and 4 were from Bannerghatta National Park. It was an amazing experience. We started at 5 a.m. and returned by 12 p.m. We were not lucky enough to see any animals in the jungle, but the drive was very good. Most of these jungles are part of Western Ghats, except a few which are part of Eastern Ghats. The Kaveri Wildlife Sanctuary is the point where Eastern Ghats meet वेस्टर्न घाट्स। अभिनव बैंगलोर से बता रहे हैं। क्या बात है यार, 6 घंटे, बड़ी बात है। पूरे जंगल छान, सुबह 6 बजे जाके आप 12 बजे लौट आए। आप आई कैन इमेजिन
कि कितना मज़ा आया होगा। अभिनव, कुछ जो आप लोग खत में लिखते हैं उससे रिलेटेड पिक्चर हो तो ज़रूर भेजिए, हम उसे भी दिखाना चाहेंगे। बिल्कुल। और बहुत बहुत शुक्रिया यार आपके इस खत के लिए। यूँ ही जंगल घूमते रहिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ हमें सुनाते रहिए। बिल्कुल। एक और चिट्ठी है। नमस्ते खानजा, जिम कॉर्बेट सर के वीडियो ने मुझे अपनी उत्तराखंड यात्रा की याद दिला दी। इस यात्रा के दौरान हमने ऋषिकेश और चोपता जैसी अद्भुत जगहों पर दौरा किया। चोपता में हमने दुर्लभ हिमालयी मोनाल देखा, जो एक दुर्लभ और खूबसूरत पक्षी है। मैं इसकी तस्वीर आपके साथ साझा करूंगा। फिर हम रुद्रप्रयाग में सर जिम कॉर्बेट संग्रहालय गए, उनके पत्रों की तस्वीरें देखी और उनके कुत्तों का स्मारक भी देखा। और उसके बाद हम राजा जी राष्ट्रीय उद्यान गए, जहां हमने बहुत सारे पक्षी और मेरा पसंदीदा ग्रिफॉन गिद्ध देखे। उत्तराखंड वाकई एक बेहतरीन वन्य जीव गंतव्य है। कृपया मेरी तस्वीरें ज़रूर देखें। सर, मैंने देखा कि आप इस शो में कम दर्शकों के बारे में बात कर रहे थे। सर, हमारे देश में लोग बाघों के दीवाने हैं। अगर आप वीडियो में सिर्फ बाघ का चिन्ह रखेंगे तो दर्शक बढ़ जाएंगे। कृपया वीडियो में कुछ तस्वीरें, AI की तस्वीरें भी रखें ताकि वीडियो देखने में अच्छा लगे, और AI तस्वीरों पर कोई स्ट्राइक भी नहीं है। धन्यवाद, जंगल जिंदाबाद। ये इन्होंने नहीं, बहुत बढ़िया सुझाव है। और कमाल की बात ये थी कि चोपता बड़ी प्यारी जगह है, ऋषिकेश होते हुए जाना पड़ता है। और जिस जंगल की ये बात कर रहे राजा जी, मैंने इस जंगल को तब भी देखा था जब यहाँ एक भी टाइगर नहीं थे। अंदर पूरे वन गुजस रहते थे। जंगल बिल्कुल सूखा बियाबान लगता था। लेकिन आज वही राजा जी नेशनल पार्क है कि जहाँ जाइए तो आपको बढ़िया साइटिंग होती है, जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने गिद्ध देखे, बर्ड्स देखे, और अगर थोड़ी एक दो राइड और लेते तो मेरे ख्याल से अच्छे और इनको साइटिंग होती। कमाल का खूबसूरत अच्छा, जंगल है। गिद्ध अब वैसे बहुत कम हो गए, बहुत कम हो गए हैं, ऑलमोस्ट विलुप्त उन्हें मान लिया गया था। हाँ, गिद्ध का काम जो है ना वो सफाई का होता है। जब कोई जानवर मरता है तो उसको सफाई का काम गिद्ध करते हैं। बहुत कम हो गए हैं। इसकी वजह है, जब किसी का कैटल जानवर मरता है तो ऑलरेडी हम इतने उनको इंजेक्शन दिए रहते हैं, मतलब एंटीबायोटिक वगैरह, जिसको खाने से वो कतराते हैं, ख़त्म हो रहे हैं। तो गिद्ध अब आपको बहुत, पहले हर जगह, मेरे गांव में बहुत गिद्ध दिखता था, मैं हर जगह, बहुत कम है। जंगल में भी जाइए तो कहीं कहीं। जबकि आप देखिए कैसे जानवरों को डिमोनाइज करते हैं। जैसे गिद्ध को का जब भी जिक्र होता है तो बहुत बुरे पक्षी के तौर पे कि वो गिद्ध है, नोच के खाता है, गिद्ध है, जबकि वो कितना सही काम कर रहा है, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है इस इकोसिस्टम में। जो ना इंसान है। अगर गिद्ध उस वाले परिभाषा से देखें कि जहाँ नोच नोच के खाता है, तो इंसान है जो सब कुछ नोच नोच के खा रहा है। इस धरती को, इस जंगल को, इस पहाड़ को, हमें और आपको। इस धरती का सबसे गिरा हुआ प्रजाति इंसान ही रहेगा। खैर, अगली चिट्ठी जो है उस पर बात करते हैं। जंगल जिंदाबाद, 1 साल से मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। पिछले महीने में दुबई से भारत छुट्टी काटने के लिए आया था और मैं अपने गांव में एक बरगद और पीपल का पौधा भी मैंने लगाया था। अभी कोशिश यही है कि जब भी मैं अपने घर वापस आऊँगा तो पौधे ज़रूर लगाऊंगा। मैं आपको एक पौधे की फ़ोटो भी भेजता हूँ। क्या खूबसूरत बात है यार, बहुत अच्छी बात। बहुत यार, जब घर आए तो एक पौधा लगाएं, उस पौधे से पेड़ बनेगा, पेड़ पे पक्षियाँ बैठेंगे और छाया भी देगा। बहुत खूबसूरत बात। पिछला जो हमारा एपिसोड था जिम कॉर्बेट पर हमने बात की थी, और उस एपिसोड को बहुत सारे लोगों ने उससे सराहा, उस पर कमेंट्स आए। तो चलिए उन कमेंट्स को भी शामिल करते हैं कुछ। आरण्य आयुर्वेद कहते हैं कि जंगल जिंदाबाद खानचा, बहुत बहुत शुक्रिया। जिम कॉर्बेट साहब के बारे में नई नई जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। जिम कॉर्बेट साहब अभी भी बात करते हुए लगते हैं जब हम उनकी किताबें पढ़ते हैं। हैप्पी बर्थडे जिम साहब। लेट्स सेलिब्रेट जंगल जिंदाबाद। थैंक्स फॉर लव। खानचा एंड जमशेद भाई सलाम। योर डॉक्टर अरविंद कुमार गज भाई, गोंडिया महाराष्ट्र से हैं। क्या बात है डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, महाराष्ट्र से आप हमें सुन देख रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है। और इन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी कि जिम साहब बात कर, जिम कॉर्बेट इतनी अच्छी लिखावट में किताब लिखते थे कि जैसे लगता था कि सामने बैठ के सुना रहे हैं। बहुत डिटेल में उनकी राइटिंग होती थी। ये उनकी किताबों की खासियत है। आप और किसी किताब को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वाक्य बयां कर रहा है, सुना रहा है। कॉर्बेट साहब की जब लिखावट को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कोई बैठ के सुना रहा है, क्योंकि वो उनकी जी हुई कहानियां हैं। बिल्कुल, है ना, बहुत डिटेल में डिटेलिंग है उसकी। बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।
अभिषेक मणि साहब लिखते हैं, जंगल जिंदाबाद खानचा जमशेद भाई जिंदाबाद। नमस्कार। मैं अभिषेक मणि, दिल्ली में इस हफ्ते का पॉडकास्ट बहुत ही शानदार रहा। सुल्ताना डाकू की कहानी ने एपिसोड और भी रोचक बना दिया और कारपेट साहब के किस्से तो कमाल के होते ही हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि एक बार मुरली वाले हौसला को भी शेर खान में बुलाइए, जो सर्प मित्र हैं उनको भी कभी शामिल कीजिए। जंगल जिंदाबाद। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस खत के लिए। और सुल्ताना डाकू वाकई में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है जब आप उसको पढ़ते सुनते हैं। और कॉबेट साहब कहते हैं, लिखते हैं तो मैं मानता भी हूँ। बाकी लगता था कि उदंतियाँ हैं, ऐसा होता नहीं होगा। उन्होंने जिस तरीके से पेश किया, काफ़ी मज़ेदार किस्से रहे। थैंक यू सो मच सर आपके खत के लिए। रवि सिंह कहते हैं, हमेशा की तरह शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद एपिसोड, लव यू खानचा एंड सिद्दीकी सर। रुपेश त्रिवेदी कहते हैं, खानचा हम लोग हर वीकेंड का वेट करते हैं, आप इस एपिसोड को आगे बढ़ाइए। थैंक यू, आप लोग भी एपिसोड को आगे बढ़ाइए। नंबर इस बार अच्छे आए हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आगे बढ़ाते रहेंगे, नंबर हमारे बढ़ते रहेंगे। तन्मय चक्रवर्ती कह रहे हैं, द टाइप ऑफ पॉडकास्ट एक्ट एज अ detox from the current social media circus. Started watching this podcast recently and the information discussions are very interesting. थैंक यू सर। तन्मय चक्रवर्ती, थैंक यू तन्मय। कभी आपके भी किस्से आप भी सुनाइए, हम तो सुनाते ही रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तन्मय। गौरव जोशी साहब लिखते हैं, जंगल जिंदाबाद। शेर खान जमशेद भाई, आप लोगों को सादर नमन की आपने जिम कॉर्बेट साहब की यादें ताज़ा की। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। कुछ बातों पर आपसे राय जानना चाहूँगा कि जिस तेज़ी से जंगल ख़त्म हो रहे हैं, बहुत लोग चाहते हैं कि वो वृक्षारोपण करें और जंगल की जो वृद्धि है उसमें सहयोग दें, लेकिन उलझन ये है कि पेड़ कौन सा लगाएं। विदेशी प्रजाति के पेड़ फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान करते हैं और जंगल के पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं। आप अगर इस विषय में किसी जाने माने व्यक्ति से इस मंच पर सुझाव किसी संस्था के ज़रिए उल्लेख करें तो मेरे ख्याल से कई लोग होंगे जो इसके बारे में श्रमदान करने के लिए भी इच्छुक होंगे। तो अच्छा ये गौरव साहब ने पूछा और अच्छा है, और बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि आगे किसी फॉरेस्टर को बुलाएं या किसी ऐसे शख्स को जो इस विधा का जानकार हो, जो बता सके कि हम, क्योंकि पेड़ ना अलग अलग सॉइल के लिए बनते हैं, मतलब पनपते हैं, मिट्टी के हिसाब से उनकी करेक्ट ग्रोथ होती है या सरवाइव करते हैं। ये अच्छा सुझाव है कि पेड़ लगाने के लिए हमें किसी एक्सपर्ट्स की सलाह लेनी होगी। बिल्कुल हम बुलाएंगे या कभी एक छोटा सा सेगमेंट रख के बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। पराशर द्विवेदी साहब कह रहे हैं कि मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन सक्सेसफुल हाफ सेंचुरी खानचा एंड जमशेद भाई। थैंक यू, लव यू। द्विवेदी साहब हमेशा हमारे रेगुलर हैं और ये खुशी जाहिर कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको मतलब अच्छा लग रहा है ये एपिसोड सुनना, शेर खान को देखना। थोड़ा बढ़ाओ यार इसको द्विवेदी साहब। खानचा एंड जमशेद भाई, योर स्टोरी टेलिंग एबिलिटी इज़ आउटस्टैंडिंग एंड खानचा के किस्से अपने से लगते हैं, दुद्धि अपने गांव से रिलेटेड लगते हैं। जंगल जिंदाबाद। नीतीश कुमार कह रहे हैं। थैंक यू नीतीश। साइन जी नहीं नीतीश, अपने दुद्धि की तरह हर गांव हमारे आपके गांव की तरह ही होता है, बस इतना कहूँगा। क्या बात। साईनाथ धर्म कहते हैं, जंगल जिंदाबाद। लव यू फ्रॉम शिरडी महाराष्ट्र। अरे साईं बाबा, मतलब आप तो जानते हैं मैं उनका भक्त हूँ, महादेव का, साईं बाबा का। बहुत बहुत शुक्रिया। और वहाँ मेरे लिए भी कभी जाइएगा, प्रार्थना कीजिएगा। जमशेद भाई की मत कीजिएगा, तो बढ़ जाएगा ना 50-50। विशाल निमकर साहब कहते हैं, हम जब स्कूल में थे तब जिम कॉर्बेट साहब के एक चैप्टर था हमारी किताबों में, बहुत अच्छे तरीके से मैन ईटर से शिखर का किस्सा बताया था जिम उन्होंने। सोच रहा हूँ कि एक किताब ही पढ़ लूँ जिम कॉर्बेट साहब। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल पढ़िए। ये तो नेकी और पूछ है। जंगल जिंदाबाद कह रहे हैं शोभा बोरगे। नजीमुल शेख कह रहे हैं, लव योर स्टोरी सर, यू बोथ हैव ग्रेट वॉइस एंड स्टोरी टेलिंग। बहुत खूब खानचा, जंगल जिंदाबाद। अनंत कौशिक कह रहे हैं, आई लव यू खानचा। दिनेश कुमार, बहुत मज़ेदार डिस्कशन कह रहे हैं। थैंक यू। राकेश भारद्वाज ने कहा है, नमस्ते खानचा। नमस्ते। मैंने जब सुल्ताना डाकू वाली स्टोरी पढ़ी थी पहले से, लेकिन जिस तरह से आपने बताया है ऐसा लग रहा है कि पहली बार सुन रहा हूँ। क्या बात है। मैं चाहता हूँ कि मुरली वाले हौसले जी को बुलाइए, उन्हें सांपों के बारे में बहुत जानकारी है। राकेश भारद्वाज बलिया से। थैंक यू राकेश साहब। और ये इन्होंने ये लिख के तो मज़ा ही करा दिया है। थैंक यू सो मच सर।
कार्तिक प्रताप कह रहे हैं कि खानचा और जमशेद भाई को सादर नमस्ते। पिछले एपिसोड में कॉर्बेट साहब के बारे में बहुत जानकारी मिली, उस जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। जंगल जानवरों के बारे में जानने की मेरी रुचि है और मैं बिजनौर के जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर पर पड़ता है वहाँ रहता हूँ। मेरा घर ग्रामीण क्षेत्र से है। वहाँ आए दिन गुलदार यानी कि तेंदुआ की साइटिंग होती रहती है, लेकिन बहुत से लोग कहानी को मसालेदार बनाने के लिए कहने लगे हैं कि गुलदार ने उन पर हमला करने की कोशिश की और वो जान बचा के भाग के आए, जबकि बहुत बार उन्हें नन्हे शावक वहाँ होते हैं। हाँ, उस वजह से वो डिफेंसिव हो जाते हैं। मैंने एक बार जिक्र किया है, मैं बिजनौर में पहली बार जो लिपट के बिल्कुल छोटे बच्चे थे, किस्सा यूँ था कि वहाँ पे एक गन्ने की वगैरह की खेती बहुत तगड़ी होती है, पूरा ग्रामीण और किसानी इलाका है वो। तो हमें खबर मिली कि वहाँ पे लेपर्ड के बच्चे मिले हैं। तो एक साहब थे, वो खेत में गए गन्ना काटने, उनको 3 बच्चे दिखे, उनको बिल्ली के बच्चे उठा घर ले आए। जब बड़े हुए तो उनके नाखून अलग से उनके रंग रूप बदलने शुरू हुए, 2-3 दिन में उनकी हालत ख़राब। तो किसने बताया, रे गुलदार के बच्चे उठा के ले आओ। ये सच कह रहे हैं, वहाँ गुलदार बहुत अच्छे उसमें दिखते हैं। तो उन्होंने बच्चों को जाकर वापस रख दिया, लेकिन वहाँ नहीं आई। फिर डिपार्टमेंट, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग थे, उन्होंने फिर उसको अपने कब्जे में लिया और फाइनली जहाँ तक मुझे बताया गया था उस टाइम पे कि अभी इसे जू में रखा जाएगा। तो मैंने जब हाथ में उठाया तो पूरे हाथ खरोच दिए थे। नन्हे साहब थे वो, बहुत ही क्यूट आवाज़ उनकी, बहुत अच्छी आवाज़ निकालते हैं। थैंक यू सो मच यार, मेरे उस कहानी को ज़िंदा करने के लिए आपके इस खत ने मुझे वापस बिजनौर ले आके अपनी कहानी याद दिला दी। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया कार्तिक प्रताप साहब। इमरान शेख कहते हैं जंगल जिंदाबाद। अभिषेक कुमार सिंह कहते हैं जंगल जिंदाबाद। नमस्ते खानचा जमशेद भाई, आपके पॉडकास्ट ने मेरी वाइल्ड लाइफ के प्रति रुचि और ज़्यादा बढ़ा दी है। आपको बता दें कि अभी 1 वीक पहले ही मैंने कॉर्बेट साहब की किताब मैन ईटर ऑफ कुमाऊन ख़त्म की है। कॉर्बेट साहब शिकारी तो थे पर राइटर भी बहुत लाजवाब थे। अभी हम उसी का जिक्र कर रहे थे। वो आपको महसूस करा देते हैं कि जैसे आप उनके साथ चल रहे हों। बहुत ही बारीकी से लिखी हर चीज़। अब सोच रहा हूँ कि कार्पेट साहब की ओमनी बस ही मंगा लिया जाए। और आपका लुइस सर वाला एपिसोड भी बहुत शानदार था। पोचर सीरीज़ के अभी 4th एपिसोड पर हूँ। खानचा, आप सही कहते हैं कि दुनिया का सबसे गिरा हुआ प्राणी इंसान ही है। बिल्कुल। और बहुत सारी इन्होंने इस कमेंट में अपनी डिटेल्स लिखी हैं। एक बार फिर से माफ़ी मांगता हूँ कि इतना लंबा कमेंट मैंने किया। ये कमेंट्स में सारे पढ़ता हूँ, जमशेद भाई अभी जैसे पढ़े, लेकिन उससे पहले मैं पढ़ चुका होता हूँ। तो और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि कॉर्बेट साहब की हम बात कर रहे थे कि बहुत डिटेल में लिखते हैं। पोचर सीरीज़ आप देख रहे हैं, प्लीज़ जंगल के लिए ऐसे ही अपना प्यार जो है बना के रखिए। शेर खान के लिए भी और शेयर कीजिए। शुक्रिया अभिषेक भाई, थैंक यू अभिषेक। दिनेश कुमार कहते हैं कि डियर खानचा जमशेद भाई, टाइम माइट हैव अराइव्ड टू टेक शेर खान टू नेक्स्ट लेवल। सर बिल्कुल सर, दिनेश साहब आपकी बात को हमने मान लिया है। 52 एपिसोड हमारे पूरे हो जाएंगे, उसके बाद से जो एपिसोड होगा डायरेक्ट फ्रॉम जंगल होगा सर। और कुछ नए प्रयोग हम करेंगे जिसमें विजुअल को भी हम ज़्यादा लगा सकें, ऑन लोकेशन करें। और जिस सब्जेक्ट पर बात करेंगे, जिनसे हमारी कोशिश रहेगी कि उनसे कुछ फुटेज या फोटोज़ वगैरह लेकर के हम इंसर्ट करें। ऑफकोर्स थोड़ा इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का टाइम आ गया है, क्योंकि 1 साल पूरा हो गया है। मुझे उम्मीद है कि हमें आप लोगों का प्यार यूँ ही मिलता रहेगा और शेयर का यूँ ही बढ़ता रहेगा। बढ़िया। तो बहुत सारे और कमेंट्स हैं जिनमें सबके नाम शामिल कर लेते हैं। कुमार स्वामी, दर्शन साहब, प्रकाश शर्मा, मृदुल दुबे साहब, अंशुमन, देवव्रत पांडे साहब हैं, परेश रॉकर शंघड़, रॉकर की शानगढ़ के नाम से उन्होंने लिखा है कि You forgot to mention one big reason he had mentioned for going to Kenya is because he was made to believe by his relative that he's getting old and he should live close to the rest of his cousins and relatives who are already settled in Kenya. ये एक एक्स्ट्रा जानकारी इन्होंने की, बहुत शुक्रिया उसको बताने के लिए। बिल्कुल। रियाजुद्दीन साहब ने भी कमेंट किया है और तमाम और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने थैंक यू एवरीबॉडी किया है। थैंक यू सो मच, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये रहा आज की हमारी पूरी बातचीत। अभिषेक साहब से जो अभिषेक घोषाल साहब से जो बातचीत थी, शेर खान साहब की उम्मीद है उससे आप बहुत नई जानकारियाँ आपको मिली होंगी। और इस एपिसोड के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं वो हमें radio@aajtak.com पे बताइए, कमेंट कीजिए। और इस एपिसोड को और जितना आप अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, जहाँ भी आप इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं आप भेजिए और इस एपिसोड को और ज़्यादा प्यार दीजिए। इन्हीं बातों के साथ इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आज के लिए इतना ही।
जंगल जिंदाबाद।